बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो पूरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का फ्लो चार्ट बना लिया है। तो इस फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप इसे फ्लो चार्ट को अपनी किताब के ऊपर अपनी नोटबुक के ऊपर बना लोगे तो आपको लेविंसन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर और इस फ्लो चार्ट के अंदर कवर हो जाती है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से। एक बात तो आपको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, इसमें दो तरह के जीनस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफालोकोकस। स्टेफालोकोकस ओरियस को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, इसकी गई फार्माकोलॉजी को, इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को, दूसरी चीज़ों को। अब बचते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। अब वो क्या क्या होती है उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस की एक इंपॉर्टेंट स्पीशी होती है जिसको बोलते हैं नीमोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को फिनिश करना है। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसको नीमोकोकाई भी बोलते हैं, प्लूरल इसको नीमोकोकाई, सिंगुलर नीमोकोकस बोलते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कौन कौन से डिजीज करवाता है? पहला डिजीज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और दूसरा होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इसकी वजह से होता है, ठीक हो गया। जो सेप्सिस है, सेप्सिस स्पेसिफिकली जो स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट होते हैं जिनके अंदर स्प्लीन रिमूव हो चुकी है, उनके अंदर ये सेप्सिस करवाता है, ठीक हो गया। सेप्सिस का क्या मतलब है? डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसके बाद ये मेनिंजाइटिस करवा सकता है। और ये तीन इंपॉर्टेंट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं जो मेनिंजाइटिस करवाते हैं। इसका निमोनिक है नेशनल हेल्थ सर्विस, एन से होगा निजेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजाकोकस बोलते हैं, ठीक है। एच से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है और एस से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है या नीमोकोकस होता है। ये तीन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस करवाते हैं। इसके अलावा ये बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर कंजक्टिवाइटिस करवा सकता है। इसके अलावा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी करा सकता है, जिसके अंदर मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि मिडिल ईयर फेरेंजियल वाल से कम्युनिकेट करता होता है, ठीक हो गया। तो जो फेरिंग्स का इन्फेक्शन है वो मिडिल ईयर में पहुंच सकता है और मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन करवा देगा, जिसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्योंकि पैरानेजल एयर साइनसिस नेजल कैविटी की लैटरल वाल के अंदर ओपन होती है, तो साइनोसाइटिस करवा सकता है। मास्टोइडाइटिस करवा सकता है, क्योंकि मास्टॉइड एंट्रम मिडिल ईयर की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, तो मास्टोइडाइटिस भी हो सकता है। तो ये डिजीज होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहली बात है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफिलोकोकस होता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। और ये कोकाई किस फॉर्म में हो सकता है? डबल के फॉर्म में हो सकता है या फिर चेन के फॉर्म में हो सकता है। वैसे तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं, लेकिन ये डिप्लोकोकाई के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और डिप्लोकोकाई लेंसेट शेप होते हैं। लेंसेट शेप का क्या मतलब है? इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ओवल शेप होते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ से इस तरह से पॉइंटेड ओवल शेप होते हैं, इनको बोलते हैं लेंसेट शेप, ठीक हो गया, लेंसेट शेप। और उनके क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं नीमोलाइसिन। ये नीमोलाइसिन एक हीमोलाइसिन है जो कि क्या करवाती है? अल्फा हिमोलिसिस करवाती है। अल्फा हिमोलिसिस क्या होती है? अल्फा हिमोलिसिस का मतलब है कि हम आरबीसी के ऊपर इन बैक्टीरिया को रखते हैं, इनकी कल्चर रखते हैं, तो फिर होता क्या है कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जो आरबीसी की इनकम्प्लीट लाइसिस होती है और ग्रीन जोन बनता है कॉलोनी के अराउंड, उसको बोलते हैं अल्फा हिमोलिसिस। इस वजह से होती है कि आरबीसी की इनकम्प्लीट लाइसिस होगा तो फिर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वो हीमोग्लोबिन को क्या करता है? बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट करा देता है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, डेट इज वाई अल्फा हिमोलिसिस के अंदर आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। दूसरा होता है बीटा हिमोलिटिक। बीटा हिमोलिटिक में क्या होता है? कंप्लीट लाइसिस होती है और आपको क्लियर जोन देखने को मिलता है। कंप्लीट लाइसिस इस वजह से होती है कि कुछ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं हीमोलाइसिस होती है, ठीक है, हीमोलाइसिन बोलते हैं। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस होता है। और जो कोई नहीं करवा सकते हिमोलिसिस तो उनको गैमा हिमोलिसिस कहते हैं, गैमा हिमोलिटिक कहते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको कंपेयर करेंगे किससे? विरेडियन से। अब विरेडियन वाले कौन से होते हैं? विरेडियन के अंदर कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस गार्डोनी है, स्ट्रेप्टोकोकस लाइवेरिस है, स्ट्रेप्टोकोकस एंजाइनोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी है, स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस है। इतने सारे स्ट्रेप्टोकोकस है, बहुत सारी वैरायटी है, वेरिएशन है, तो उनको विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं। तो विरेडियन में और उनमें क्या फ़र्क होता है कि अगर विरेडियन वाले को बाइल के अंदर डिसॉल्व करे, डीऑक्सीकोलेट के अंदर डिसॉल्व करवाए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइसिस नहीं होती। लेकिन अगर इसको करवाए तो ये सॉल्युबल होती है, बाइल इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी बात कि अगर ऑप्टोचिन अप्लाई करते हैं विरेडियन के ऊपर तो वो इनहिबिट नहीं होते, लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो इनहिबिट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ इनकी ये तो थी इनकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं हम।
एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज या सरफेस कंपोनेंट्स। अब होते क्या, इनके कुछ स्पेशलाइज सरफेस कंपोनेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, और दूसरा होता है सब्सटेंस सी होता है, ठीक है, सब्सटेंस सी होता है। तो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इसके पास एंटीजेनिक वेरिएशन होती है। तो जो एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट टाइप होती है, यानी डिफरेंट एंटीजेनिक वेरिएशन के बेस पर हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इन इंडिविजुअल टाइप्स को क्या बोलते हैं, सीरोटाइप्स बोलते हैं। और उन सीरोटाइप की बेस ये है कि जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है इसकी जो शुगर्स होती है इनमें बड़ी वेरिएशन होती है, डिफरेंस होते हैं। तो उसी की बेस पर ये डिफरेंट एंटीजन बन जाते हैं और एक स्पेसिफिक एंटीजन को सीरोटाइप बोलते हैं। ठीक हो गया, एक स्पेसिफिक एंटीजन को सीरोटाइप बोलते हैं। और हर सीरोटाइप की अगेंस्ट एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर एंटीबॉडी बनती है, क्योंकि ये वाला जो होता है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ये टी सेल को एक्टिवेट करने के बजाय बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो उसके खिलाफ या उस पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। तो वो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है तो वो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की स्वेलिंग करवा देती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्वेलिंग रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको मेनिंजाइटिस के अंदर भी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेलिंग रिएक्शन क्या होता है, आईडी लिखा हुआ मैंने, क्योंकि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो कैप्सूल होते हैं विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस को मिनिमाइज कर देते हैं, जो ऑप्सोनाइजेशन होती है, और दूसरा इन्वेसिवनेस को बढ़ा देते हैं, कोलोनाइजेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। अब जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है कैप्सूल के अगेंस्ट, जिसको बोलते हैं एंटी कैप्सूलर एंटीबॉडी, क्योंकि ये वाला जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है ये टी सेल को एक्टिवेट नहीं करता बल्कि डायरेक्ट बी सेल को एक्टिवेट कर देता है। तो एंटी कैप्सूलर एंटीबॉडी बनती है, वो करती क्या है, वो करती क्या ऑर्गेनिज्म को ऑप्सोनाइज कर देती है, ठीक है, और इनकी फैगोसाइटोसिस को इन्हांस कर देती है। इसके अलावा रेजिस्टेंस भी प्रमोट करती होती है। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस भी प्रमोट करती है। अभी एंटीबॉडी कहाँ से आ सकती है, नॉर्मली हमारी एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं आगे, और इसके अलावा एक टेकोइक एसिड भी होता है इनके पास, इनके सरफेस कंपोनेंट में, जिसको बोलते हैं सी सब्सटेंस। ठीक है, या इसको सी पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, दूसरा सी पॉलीसैकेराइड होता है। अब ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है कि ये हमारी एक्यूट फेज प्रोटीन होती है। जो एक्यूट फेज प्रोटीन होती है लीवर प्रोड्यूस करता होता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी नहीं होती बल्कि बीटा ग्लोबुलिन होती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है इन्फ्लेमेशन का, और लीवर प्रोड्यूस करता है। अब होता क्या है, ये सब्सटेंस सीआरपी के साथ रिएक्ट कर लेती है, और इसी सीआरपी को हम लैब के अंदर मेजरमेंट कर लेंगे। तो सीआरपी की मेजरमेंट से हमें पता चल जाएगा कि सी सब्सटेंस कितना रिलीज हुआ है, तो ये इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है। इसके अलावा जो सीआरपी की क्या सिग्निफिकेंस है, सीआरपी का क्या मतलब होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, एक्यूट फेज प्रोटीन है। तो ये हार्ट अटैक का भी बेटर प्रिडिक्टर होता है एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल। यानी आप एक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल मेजर करें, दूसरे के अंदर ये सीआरपी के लेवल को चेक करें, तो ज़्यादा बेटर इंडिकेटर होगा हार्ट अटैक का, वो सीआरपी होगा एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब इनके ट्रांसमिशन को देख लेते हैं। नॉर्मली न्यूमोकोकाई हमारे ओरोफेनिक्स का पार्ट होते हैं, लेकिन जब ये ओरोफेनिक्स को लीव कर देंगे, किसी और जगह के ऊपर आ जाएगा, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के पास आ जाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। और इनकी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए होती है, एरोसोल की फॉर्म में होती है। अब इनकी पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है, पैथोजेनेसिस इस तरह से होती है कि इन्होंने करना क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म आईजीए प्रोटीएस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे सिक्रेशन होगी वहां पे आईजीए जरूर होगी। तो जो आईजीए प्रोटीएस है ये आईजीए को क्लीव कर देता है। जब आईजीए क्लीव हो जाएगा तो कोलोनाइजेशन ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के म्यूकोजा को इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, कब्जा करना शुरू कर देते हैं, कॉलोनी फैला लेते हैं और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। और जैसे मल्टीप्लाई होती है इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। इसके अलावा जो न्यूमोकोकाई होते हैं जब भी एल्वियोलाई में पहुंचते हैं तो वहाँ पर फ्लूइड की, आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसी की इन्फिल्ट्रेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लंग्स की कंसोलिडेशन भी हो जाती है और यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी हो जाएगा। ठीक हो गया। जब रिकवरी हो रही होती है तो जो न्यूमोकोकाई होती है उनको फैगोसाइटोसिस करवा ली जाती है। ठीक है, जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर के अंदर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वो हमारे डेब्रिस को इंजेस्ट कर लेते हैं, जो कंसोलिडेशन है वो रिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जैसे ही कॉलोनाइजेशन करते हैं तो उसके बाद ही कैप्सूल होता है, कैप्सूल एंटीफैगोसिटिक होता है, फैगोसाइटोसिस को मिनिमाइज करता है। लाइपोटेकोइक एसिड बिल्कुल वैसे ही काम करती है जिस तरह ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन करवाता था, तो ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को प्रोड्यूस करवा के इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक करवा देते हैं। जो नीमोलाइसिन है ये भी पैथोजेनेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है और यही नीमोलाइसिन अल्फा हिमोलिसिस करवा देता है। ठीक हो गया। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसके रेजिस्टेंस को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन यानी हमारा जो रेजिस्टेंस होती है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको कम कर देते हैं और इसके इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। पहला है अल्कोहल या कोई भी ड्रग है जो हमारे सेरिब्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे मेडुला को डिप्रेस कर रही है और मेडुला के अंदर कफ रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होता है, तो अगर मेडुला डिप्रेस हो गया तो फिर कफ रिफ्लेक्स डिप्रेस हो जाएगा, कफ रिफ्लेक्स होगा ही नहीं, और जब कफ रिफ्लेक्स नहीं होगा तो सिक्रेशन एस्पायर हो जाएगी। ठीक
ठीक है, जो सिक्रेशंस होती है अपर एयरवे की, ओरोफेरिंक्स की, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक तक पहुंच सकती है। दूसरा लिखा हुआ है रिस्पायरेटरी एब्नॉर्मेलिटी, कोई वायरस है या म्यूकस की पूलिंग हो गई है या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है या रिस्पायरेटरी ट्रैक की इंजरी हो गई है इरिटेंट से, तो इससे होता है क्या है, इससे ये होता है कि जो म्यूकोसिलरी अपरेटस होता है, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर होता है, ये किस तरह से काम करता है कि किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल को म्यूकस ट्रैप करते हैं, फिर सिलियस को ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं। तो जो म्यूकोसिलरी एस्केलेटर है रिस्पायरेटरी एब्नॉर्मेलिटी की वजह से डैमेज हो जाएगा। कौन कौन सी, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, म्यूकस की पूलिंग हो सकती है अस्थमा की वजह से, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इंजरी हो सकती है इरिटेंट से, तो इनसे हो सकता है रिस्पायरेटरी एब्नॉर्मेलिटी। सर्कुलेशन एब्नॉर्मेलिटी कौन कौन सी हो सकती है कि अगर पल्मोनरी कंजेशन है, हार्ट फेल हो गया है तो पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, ठीक हो गया, कोर पल्म्यूनल हो सकता है, तो ये सब कंडीशंस होती है। इसके अलावा जो स्प्लीनेक्टमी होती है, स्प्लीन को रिमूव करते हैं, तो कहते हैं स्प्लीन को रिमूव करने की वजह से क्या होता है कि सेप्सिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा पांचवा है कि सिकल सेल एनीमिया और नेफ्रोसिस होता है। जो सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म्ड होती है, तो इनकी आउटो इन्फाक्शन होती है स्प्लीन के अंदर, लेकिन जब स्प्लीन के अंदर जाते हैं तो जो डिफॉर्म्ड आरबीसीज होते हैं ये खुद तो डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन स्प्लीन को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो स्प्लीन के भी आउटो इन्फाक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्लीन ए फंक्शनल हो जाएगी, उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से सेप्सिस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है, सडन चिल्स हो गए कि शेकिंग मूवमेंट होगी, सडन शेकिंग मूवमेंट होती है, फीवर होता है, कफ खांसी होती है क्योंकि निमोनिया हो रहा है, प्लूराइटिक पेन होता है, ठीक हो गया। जो स्पूटम होता है वो रेड ब्राउन रंग का होता है, रेड ब्राउन रस्टी कलर का होता है, ठीक हो गया, रस्टी कलर का। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस करवा सकता है, मास्टरडाइटिस करवा सकता है, साइनोसाइटिस करवा सकता है, ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस करवा सकता है, पेरिकार्डिटिस करवा सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करवा सकता है, किसी के अंदर स्प्लीन नहीं है तो सेप्सिस करवा सकता है। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो जाएगी और ये आपको आनी चाहिए। तो क्लिनिकल फाइंडिंग तो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। अब इसके बाद लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की तरफ आ जाते हैं। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को हम यहाँ से देख लेते हैं, मुझे इस यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। तो हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक आपको क्या नजर आएगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो गए और वो लेंसेड शेप हो गए, ठीक है, लेंसेड शेप डिप्लोकोकाई होगा। इसके अलावा और ब्लड कल्चर करते हैं तो ब्लड कल्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैटेलेस नेगेटिव होती है, अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनीज होती है, जो कॉलोनीज होती है बाइल सॉल्युबल होती है और इनको ऑप्टोसिन से इनहिबिट कर सकते हैं। अब लास्ट वाले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाले 2 पॉइंट बताए गए कि विरिडियन नहीं है बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, जबकि अल्फा हिमोलिटिक और कैटेलेस नेगेटिव ये दोनों विरिडियन के अंदर भी कॉमन होते हैं, ओके, विरिडियन के अंदर भी कॉमन होते हैं। कहते हैं कि जो सीएसएफ की जो कल्चर होती है मेनिंजाइटिस के केस में पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, मेनिंजाइटिस के केस में पॉजिटिव आ जाती है। जो निमोकोकल मेनिंजाइटिस इसका डायग्नोसिस किस तरह से करेगा कि जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है, यहाँ पे लिखा हुआ कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड होता है, उसको लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से ऑब्जर्व करेंगे, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से हम उसको सेंस करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी एंटीजेंस होते हैं उनके नेफ्रोसिस भी करवा सकता है, ठीक है, ओके, जो यूरिनरी एंटीजेंस होते हैं उनको वो क्या बताएगा, निमोनिया बताते हैं, ठीक है, निमोनिया की डायग्नोसिस के लिए, बैक्टीरिया की डायग्नोसिस के लिए जो यूरिनरी एंटीजन होता है वो असल में सी सब्सटेंस होता है, ठीक है, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड नहीं होता बल्कि क्या होता है, सी पॉलीसैकेराइड होता है जिसको सी सब्सटेंस बोलते हैं, ओके। और लास्ट में क्यूलिंग रिएक्शन के एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी होती है, वो कैप्सूल की स्वेलिंग करवा देती है जिसको क्यूलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि जो निमोकोकल इन्फेक्शन है डिपेंडिंग अपॉन माइल्ड या सीवियर है, जो सीवियर होता है तो उसके लिए ड्रग चॉइस पेनिसिलिन जी है और माइल्ड होता है तो पेनिसिलिन वी होती है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पेशेंट है उसको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वो यूज़ करेगा एरिथ्रोमाइसिन या इसका लॉन्गर एक्टिंग डेरिवेटिव एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एलर्जी नहीं है लेकिन पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में अल्टरेशन आ गया है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, सीवियर के लिए वैनकोमाइसिन होगा और माइल्ड के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन और लेवोफ्लॉक्सासिन होगा, लेवोजेमिट्रिबोफ्लॉक्सासिन, ये आपको पहले से पता है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये 3rd जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है, जबकि 2nd जनरेशन के अंदर सेप्रोफ्लॉक्सासिन, ऊफ्लॉक्सासिन, ठीक हो गया, और फर्स्ट के अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन आ जाती है, ओके। ये तो आपको मैंने बता दिया। इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, प्रिवेंशन क्या होती है, कहते हैं कि जो निमोकोकल का इन्फेक्शन होता है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर, स्पेसिफिकली जिनके अंदर स्प्लीन रिमूव हो गया उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए एक वैक्सीन परफॉर्म की जाती है, इसके लिए वैक्सीनेशन होती है जिसको बोलते हैं 13 वैलेंट निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन होती है, 13 वैलेंट निमोकोकल, क्योंकि ये 13 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट काम करती होती है और ये वैक्सीन कंजुगेटेड होती है कैरियर प्रोटीन के साथ। वो कैरियर प्रोटीन असल में डिप्थेरियाइड टॉक्सॉइड होती है, ठीक है, डिप्थेरियाइड टॉक्सॉइड होती है जो डिप्थेरिया के अगेंस्ट भी जाके काम कर लेते हैं। बस इसमें इतनी इंपॉर्टेंस काफ़ी है और इतनी प्रिवेंशन काफ़ी है। तो ये फ्लो चार्ट वाली वीडियो बना दी थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।
अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी के स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ या एक्टोपैरासाइट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ बताना है कि मेंशन करना है कि आपको इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस तरह का फ्लो चार्ट चाहिए, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो इसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।